नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी और बैठक का थीम विकसित भारत है 2047 है और बैठक में यह चर्चा होगी कि कैसे 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए और बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय पहले ही बैठक में जाने से इनकार कर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है जिसमें विजन 2047 को लेकर विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। नीति आयोग की बैठक जहां एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में आज ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से और तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गई हैं। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया और बजट में जिस तरीके से ये कहा गया है कि 2047 का विकसित भारत कैसा हो, इस पर जो है वो सभी राज्यों को काम भी करना है और यही कारण है कि आज नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के सहित तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो आज वो सारे मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जो गवर्निंग काउंसिल की जो महत्वपूर्ण बैठक है आज वो होनी है। तो कैसे इन राज्यों की भूमिका विकसित भारत के लिए है, वो सबको लेकर आज चर्चा होनी है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार अलग अलग योजनाओं के जरिए आम लोगों के जीवन सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। कैसे उनका जीवन बेहतर हो, चाहे वह लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं की हो और आदि आबादी को की व्यवस्थाएं बेहतर करने की बात हो, युवाओं को रोजगार के माध्यम से बेहतर करने की बात हो, या फिर किसानों को अलग अलग तरीके से जो आर्थिक सहायता मदद दी जा रही है ताकि कृषि जो है वो लाभ का धंधा बन सके। तो तमाम जो वर्ग है उनका उत्थान जो है करने में सरकारें लगातार जुटी हुई और जिस तरीके से देश की सरकार भी यही चाहती है कि समुचित विकास हो, यानी हर वर्ग का विकास हो, चाहे वह पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या फिर युवा हो, इन सब के विकास के लिए सरकारें लगातार काम कर रही हैं। तो इस बार जो है बजट डॉक्यूमेंट 2047 के विकसित भारत को लेकर रखा जाना है और उसमें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और निश्चित तौर पर नीति आयोग की जब बैठक हो रही है, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कैसे और बेहतर काम किया जाए मध्य प्रदेश में, इसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर अक्सर केंद्र सरकार भी चर्चा करती रहती है, चाहे वह लाडली लक्ष्मी की बात हो या लाडली बहनों की बात हो या फिर हाल ही में जिस तरीके से सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी युवाओं के लिए, उन इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा होनी है। देखिए, नीति आयोग की जब बैठक होती है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो अलग अलग राज्यों में जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसको लेकर चर्चा होती है और यदि कोई योजना अच्छी होती है तो उसको दूसरे राज्यों में भी किस तरीके से लागू किया जाए, इस सब को लेकर भी चर्चा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे तनु का भी रुख करेंगे। तनु, विजन 2047 कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए देश को, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विकास की रफ्तार लगातार दौड़ रही है उसको लेकर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक होनी है उसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी जो है वो बैठक में शामिल होंगे और आज की इस बैठक में विकसित भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की जिन योजनाओं को चलाना है, इन योजनाओं पर उस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। साथ ही इन योजनाओं को चलाने के लिए बजट की मांग भी जो है वो वहां पर रखी जाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है जिस तरह से
से सबसे ज्यादा चर्चित रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है, उसे भी एक विकास के मॉडल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा रेल और सड़क परियोजनाओं पर जो है काम हो रहा है, साथ ही न्यू रायपुर के विकास और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भी जो है वो चर्चा हो रही है। साथ ही विकसित भारत को लेकर छत्तीसगढ़ के विकसित भारत के प्रधानमंत्री के मॉडल को आगे ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार और ग्रामीण संरचना को जो है आर्थिक मजबूती का लक्ष्य भी इस पर रखा गया है। ऐसे में किस तरह से छत्तीसगढ़ और भारत को विकसित बनाया जाए, इन पर नीतिगत जो प्रयास है उन पर जो है चर्चा होगी। क्या कुछ नीति रहेगी, इन पर भी जो है आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आज नीति आयोग की इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और आगे बढ़ेंगे। भोपाल में आज कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है। प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के कामों का आंकलन किया जाना है। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे। सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और कई पदाधिकारियों को प्रकोष्ठ से बाहर करने की तैयारी हो रही है। बता दें कि तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के समय तमाम प्रकोष्ठ बनाए गए थे, जिनके कामों का आंकलन किया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि जो पदाधिकारी एक्टिव नहीं है उन्हें प्रकोष्ठ से बाहर किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। आज कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है। और एक बार फिर से रुक करेंगे, भोपाल का संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है आज। बिल्कुल रेनू, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार अपने संगठन को धार देने में जुटी हुई। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, चाहे विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशी हो, लोकसभा के हारे हुए प्रत्याशी हो, या फिर जिलाध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा अगर मैं बात करूं तो भंवर जितेंद्र सिंह लगातार इन बैठकों में शामिल हुए और कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार चिंतन और मंथन जो है वो कांग्रेस में किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज मोर्चा और प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है और बाकी पदाधिकारी है उनके साथ आज बैठक बुलाई गई है। तो सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तमाम मोर्चे और जो प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे। उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने क्या किया, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या किया और आगामी समय को लेकर उनकी क्या रणनीति है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने फीडबैक पहले भी लिया है और कई तरह की रिपोर्टें जो है वो ग्राउंड से भी मंगाई हैं, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जिन लोगों ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं किया है, ऐसे लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाने का काम कांग्रेस करने वाली है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये साफ कह चुके हैं कि जो पार्टी में काम करेगा, जो पार्टी हित के लिए काम करेगा, उसको पार्टी तवज्जो देगी, उसको पद पर बैठाया जाएगा। लेकिन जो लोग काम नहीं करेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि संगठन को अगर मजबूत करना है तो जो लोग काम कर रहे हैं, लगातार जो ग्राउंड पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना होगा। तो उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज है और 1 बजे फिर से पहले सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, फिर जो प्रदेश अध्यक्ष जो है तमाम जो मोर्चे प्रकोष्ठों के उनके साथ 1 बजे बैठक होगी। तो अब देखना होगा कि लगातार जो बैठकें हो रही हैं इनका कितना असर जो है मध्य प्रदेश के संगठन पर पड़ता है। क्योंकि देखिए, अब तक 6 महीने से अधिक का समय हो गया जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, अब तक वो अपनी जो टीम है वो अभी तय नहीं कर पाए हैं। हालांकि तमाम बार ये बात पूछी गई है उनसे, वो अक्सर ये कहते हैं कि जल्द ही टीम पूरी कर दी जाएगी, जल्दी टीम की घोषणा कर दी जाएगी और जो काबिल लोग हैं वो उनकी टीम में नजर आएंगे। तो वो साफ तौर पर कहते हैं न केवल क्षेत्रीय संतुलन इस टीम में नजर आएगा, बल्कि जातिगत और तमाम जो अन्य समीकरण है वो साधने का प्रयास भी इस अपनी टीम के माध्यम से वो करने वाले हैं। तो लगातार कांग्रेस में चिंतन और मंथन का दौर जारी, उसी कड़ी में एक आज महत्वपूर्ण बैठक और बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, हर तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो प्रकोष्ठ है, उनको और सशक्त करने के लिए ये बैठक मानी जा सकती है और आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। गड्ढे में महिला का शव मिला, शव की पहचान नहीं हो पाई है। गांव के स्कूल मैदान में बन रहे गड्ढे में ये लाश मिली है। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में डर का माहौल और ये गड्ढा है जिसमें महिला का शव बरामद किया गया है और शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पा रही है। गांव के स्कूल मैदान में गड्ढे बने हुए हैं जिसमें महिला की लाश मिली है। महिला की हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, जानकारी मिल पाई है कि महिला कौन है?
जी, अभी तक तो महिला की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये पूरा मामला लुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कीर्तिमा के आश्रित मोहल्ला सेमा डांड का है। यहाँ पर स्कूल में शौचालय निर्माण किया जा रहा था। इसके सोखते गड्ढा में ये महिला की सड़ी गली लाश मिली है। महिला कहाँ की है इसका पुलिस हालांकि पता लगा रही है, लेकिन फॉरेंसिक की टीम जब ये पहुंची थी तो प्रथम दृष्टिया उसके गले में गला घोटकर दुपट्टा से हत्या किया गया है, ये बताया है और इसी आधार पर काम कर रही है। हालांकि पुलिस जो है अभी पोस्टमार्टम से इंतजार कर रही है। ये जो महिला है ये भी बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार कि ये जो महिला है उसकी हत्या बाहर की गई है और इसके बाद जो है उसको छुपाने के लिए उस सोख्ता गड्ढा में उसको डालकर फरार हो गए हैं जो आरोपी हैं। और जो लोग हैं उनके जो सड़ गई जो लाश है उसके गंध से ही ये अभी तक पता चल पाया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई, शव को कब्जे में ले लिया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोरबा में गेवरा खदान में हड़ताल मची हुई है, जहां पर रोजगार की मांग को लेकर खदान में हड़ताल की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दी है। खबर कोरबा से है, जहां पर रोजगार की मांग को लेकर खदान में हड़ताल हो रही है। ग्रामीणों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और इसके चलते ग्रामीण हड़ताल का रुख अख्तियार कर चुके हैं। मुंगेली जिले में मलेरिया का बढ़ता प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। अस्पतालों के ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। आसपास साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मलेरिया के लक्षण दिखने पर अस्पताल में जांच की अपील भी की गई है। बड़ी खबर मुंगेली से है, जहां जिले में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आसपास साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और खंडवा से खबर है, जहां आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी बच्ची। आवारा कुत्तों ने बच्ची के पैर पर हमला कर दिया। महिला ने बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। सीसीटीवी में यह पूरा मामला कैद हो गया। मुंडी नगर पंचायत क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर खंडवा से है, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक और आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। पैर पर उसने हमला कर दिया। हालांकि महिला ने तुरंत तत्परता दिखाई और उस कुत्ते को भगा दिया, लेकिन इस दौरान बच्ची जख्मी हो गई। आप ये देखिए, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। जब कुत्ते ने एक बच्ची पर हमला किया, उसके पैर में उसने हमला कर दिया। आवाज सुनकर महिला दौड़ती गई और उस कुत्ते को यहां से भगाया गया। तो घर के बाहर ये मासूम खेल रही थी और आवारा कुत्ते ने बच्ची के पैर पर हमला कर दिया। बच्ची ने आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाया, तो तुरंत उसकी घर के सदस्य बाहर निकली और उस बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया गया। संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, बच्ची की जान भी जा सकती थी, कुत्ते ने हमला किया, बच्ची की हालत कैसी है? जी बिल्कुल रीनू, ये जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बेहद ही डरा देने वाले हैं। और एक मासूम अपने घर के बाहर सड़क पर खेल रही है, अचानक से एक कुत्ता आता है और उस पर हमला कर देता है। उसका पैर जो है अपने मुंह में दबाता है और उसके अलग अलग जो शरीर के अन्य हाथ और अन्य हिस्से हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। गनीमत रही कि जो घर की सदस्य थी महिला, वो तत्काल जो है बाहर आ गई थी आवाज सुनकर, जो शोर हुआ उसको सुनकर, और कुत्ते को वहां से भगाया गया। इस मासूम की जान पर बन आ सकती थी, लेकिन महिला की तत्परता की वजह से वो जो है सकुशल है। हालांकि उसको जो प्राथमिक उपचार है वो करार दिया गया है और फिलहाल बालिका जो है ठीक है। लेकिन ये बड़ा हादसा भी हो सकता था और लोगों की लगातार मांग है कि इस तरह से जो आवारा कुत्ते लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं उनको पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जाना चाहिए। ये अलग अलग निकायों में लोग मांग कर रहे हैं और इन दिनों इस तरह की घटनाएं खूब बढ़ी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ऐसी घटनाएं, जो डॉग बाइट की घटनाएं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन दिनों खासतौर पर देखा जाता है कि आवारा कुत्तों का आतंक कई इलाकों में खौफ पैदा किया हुआ है।
टीकमगढ़ में गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने युवक को पीट दिया। गांधी चौराहे पर युवक को जमकर पीटा गया। कोतवाली के पास युवक की पिटाई की गई है और ये पिटाई क्यों की गई है ये स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाया है। गुंडागर्दी की बदमाशों ने और इस दौरान एक युवक को जमकर पीटने का मामला सामने आ रहा है। टीकमगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां बदमाशों की गुंडागर्दी वीडियो सामने आया। गांधी चौराहे पर युवक को जमकर पीटा गया। कोतवाली के पास युवक की जमकर पिटाई की गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देर रात जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था। टीकमगढ़ का पूरा मामला है, जहां पर कोतवाली के पास एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। आसपास लोग निकल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जो कि इस युवक को पीट रहे हैं और पिटाई का फिलहाल कारण स्पष्ट अभी नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ की, जहां बदमाशों की दबंगई और एक युवक को जमकर पीटने का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो आरोपियों ने युवक को क्यों पीटा है, क्या कोई कारण था, पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं, तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो बदमाश हैं वो आदतन बदमाश बताए जा रहे हैं और युवक को क्यों पीटा जा रहा है फिलहाल अभी कारण कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कोंडागांव में बारिश का कहर जारी है। 10 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चे पर दीवार गिरी है। पलारी गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां बारिश का कहर जारी है और ऐसी खबरें लगातार देखने को मिलती है, जहां पर या जो कच्ची दीवारें हैं या जो दीवारों में सीलन आ जाती है या छज्जों में सीलन आ जाती है वो गिर जाते हैं और इस दौरान कई लोग जख्मी हो जाते हैं। ये पूरा जो मामला है वो कोंडागांव से सामने आ रहा है, जहां पर बारिश का कहर बरपा और 10 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चे पर दीवार गिर गई। पलारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब बच्चे को बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि इस दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। तो बहुत ही दुखद पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। हालांकि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो कुछ समय तक तो जिंदा था, रो रहा था, तड़प रहा था और उसके ऊपर पानी डाल के उसको साफ भी किया जा रहा था, लेकिन जानकारी है कि बच्चे की जान चली गई है। रायसेन में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। ऐसी लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। बावजूद इसके लोग नहीं रहे और पुल या पुलियों को पार करने की कोशिश करते हैं कि ये फिर से वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। इनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं और देखिए कि युवक जो कि एक शायद 2 पहिया वाहन से इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान बैलेंस बिगड़ गया। 3 लोग हैं जो कि उस वाहन को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और भी कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। और बारिश के दौरान इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रायसेन में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क के ऊपर बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। ऐसी लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। तो वहीं रायसेन में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारना नदी में बाढ़ आ गई। नाला पार करने के दौरान ऑटो बह गया। बाल बाल बची ऑटो ड्राइवर की जान। स्कूली बच्चों को छोड़कर लौट रहा था ऑटो और इसी दौरान ये हादसा हो गया। ये देखिए तस्वीरें। और गनीमत ये रही कि इसमें बच्चे सवार नहीं थे, वरना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बाल बाल जो ड्राइवर है उसकी जान बची। ऑटो पूरा पानी में समा गया। पानी में ऑटो पूरा बह गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नाला पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है।
गनीमत ये रही कि ऑटो चालक बिल्कुल सुरक्षित है। सभी बच्चों को स्कूली बच्चों को छोड़कर ये लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि इसमें बच्चे सवार नहीं थे, वरना एक दुखद हादसा हो सकता था। हालांकि जो ड्राइवर था वो भी बच निकला और ऑटो पूरा पानी में बह गया। भाई यार सुनो, हमने कही वो समझ भाई। पेंडा में मूसलाधार बारिश के बाद टूटा कई गांवों का संपर्क। सड़क पर पहुंचा जावस नदी का पानी। पहली बार नदी में आई बाढ़, जहां पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई जा रही है। खबर पेंड्रा से है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़क पर पहुंचा जावस नदी का पानी। पहली बार नदी में बाढ़ आई और पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए, पूरा जो इलाका है वो पानी से तरबतर है। सड़क पर पानी पहुंचा, जावस नदी का पानी इलाके में फैल गया और इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस बारिश की वजह से जो इंतजामात सही तरीके से नहीं किए गए हैं, इस दौरान क्या क्या दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, इसकी एक बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्योंकि सड़कों पर पानी आ चुका है और इसके चलते लोग उस सड़क का इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुरैना में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सड़क पर युवक की जमकर पिटाई की गई। 2 से 3 लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जौरा बस स्टैंड के सामने वीडियो आया है। खबर मुरैना से है, जहां युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां सड़क पर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। 2 से 3 लोगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जौरा बस स्टैंड के सामने का ये वीडियो बताया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख की मौजूदगी में सीन नदी पर आयोजित की गई। पुल पर फ्रांस का झंडा लहराया और इसके साथ ही भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आगाज हुआ। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बाख के साथ ही फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदीन जिदान को पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ओलंपिक मशाल के साथ पेरिस की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाया गया और उसके बाद 6 किलोमीटर की परेड में ऑफ नेशन स्टारलिज ब्रिज से शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने गए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय दल की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में प्रभात झा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभात झा के पार्थिव शरीर पर बीजेपी का ध्वज रखा गया और अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। प्रभात झा की अंत्येष्टि आज दोपहर 3 बजे उनकी पुश्तैनी गांव सीतामढ़ी के कोरियाही में किया जाएगा। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की